आज हम डेंगू पार्ट 2 में आपके साथ जो डेंगू के बारे में आगे की जानकारी है उस पर चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि डेंगू पार्ट 1 में आपने इसके बारे में बहुत कुछ देखा और उस पर हमने चर्चा भी किया और उसमें आपको बताया गया था कि डेंगू के मरीज में 3 फेज देखने को मिलते हैं। वो फेज होते हैं, पहला फेज होता है फेब्राइल फेज, दूसरे फेज का नाम है क्रिटिकल फेज और तीसरे फेज का नाम है रिकवरी फेज। तो ये 3 फेज यानी 3 स्टेज डेंगू के फीवर में, डेंगू के केस में मिलते हैं। फेब्राइल जो पहला इसका है, जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। ये फीवर शब्द से ही शब्द बना फेब्राइल, यानी ये जो पहली स्टेज, पहला फेज होता है, इसमें फीवर ही प्रोमिनेंट होता है, जो लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज कर जाता है। और आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन तो आएंगे ही, जैसे बॉडी एक, हेडेक, नासिया, वोमिटिंग, पेन एब्डामेन, फटीग। तो ये तमाम दिक्कतें फेब्राइल फेज में आपको देखने को मिली। इसके बाद हम उसका जो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट देते हैं और फीवर जब कंट्रोल होने लगता है, यानी वो डाउन होने लगता है, लगभग सामान्य की तरफ वो आने लगता है, तब यही शुरू होता है इसका ये दूसरा फेज, जिसको हम नाम देते हैं क्रिटिकल फेज। क्रिटिकल फेज का मतलब ही है कि ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन होती है डेंगू पेशेंट में, डेंगू के रोगी में। तो इसमें होता क्या है कि ये जो क्रिटिकल फेज है यह बहुत लंबे समय तक तो नहीं रहता है। इसकी अवधि जो है 1 से 2 दिन तक ही मानी जाती है, लेकिन ये 1-2 दिन ही वो व्यक्ति के जीवन के लिए काफ़ी संकट पैदा कर सकता है। क्यों पैदा कर सकता है कि इसमें कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं जो रोगी की जान के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। अगर इसको प्रॉपर ढंग से मैनेज ना किया गया, प्रॉपर ढंग से इसका ट्रीटमेंट ना किया गया, तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। और यही स्टेज जो है जो इस रोग को, डेंगू को भयावह रोग के रूप में प्रसारित करती है। तो क्रिटिकल में क्या परिवर्तन होता है जो व्यक्ति के लिए यह क्रिटिकल फेज जानलेवा हो सकता है। तो इस फेज में जो परिवर्तन देखने को मिलता है कि ये जो कैपिलरीज के जो मेम्ब्रेन हैं उसमें पारगम्यता बढ़ जाती है। हालांकि इस समय उसका बॉडी टेम्परेचर काफ़ी सामान्य के करीब होता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं होता है, और उसी कंडीशन में ये क्रिटिकल फेज पैदा होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो ये कैपिलरीज की मेम्ब्रेन होती हैं उनके अंदर जो पारगम्यता का गुण होता है, यानी आपको पता है कि कैपिलरीज लेवल पर ही किसी भी सब्सटेंस का वो एक्सचेंज होता है। जैसे कि O2 का निकल करके ब्लड से सेल के अंदर, टिश्यूज के अंदर आना, और टिश्यू का CO2 निकल करके कैपिलरी के ब्लड में मिलना। फिर ये न्यूट्रिशनल सब्सटेंस हैं, ये कैपिलरीज के ब्लड में कैरी होते वहाँ तक पहुँचते हैं, तो टिश्यू के अंदर एंट्री करते हैं। तो जो भी एक्सचेंज होता है वो आर्टरी लेवल पर नहीं होता है, आर्टेरियोल लेवल पर नहीं होता है, क्योंकि इन ब्लड वेसल्स की जो दीवारें होती हैं इतना थिक होती हैं कि वहाँ पर पारगम्यता का या परमिएबिलिटी जिसको आप बोलते हैं, ये गुण उसमें नहीं पाया जाता है। और ये गुण सिर्फ और सिर्फ कैपिलरीज के मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है, क्योंकि कैपिलरीज की दीवारें इतनी थिन होती हैं, इतनी पतली होती हैं कि उनमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनसे सबस्टेंसेस का एंट्री करना या आउटगोइंग करना ये संभव हो पाता है। तो जो कैपिलरीज की मेम्ब्रेन हैं, इस परमिएबिलिटी के बढ़ने की वजह से क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या उससे नुकसान हो सकता है। नुकसान ये होता है कि इस लीकेज के बढ़ने से ये जो प्लाज्मा है, यानी ब्लड का जो फ्लूइड पोर्शन जो ब्लड में लगभग 55% के रेशियो में पाया जाता है, यानी आपको पता है कि ब्लड में फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा, परसेंटेज ज़्यादा, और सॉलिड पार्टिकल का परसेंटेज कम होता है। ऑलरेडी आपको पता है कि ब्लड का जो कंपोनेंट है उसमें 45% सॉलिड यानी ब्लड की सेल्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह पाई जाती हैं, लेकिन जो शुद्ध
जो उसका जो जलीय पार्ट होता है, लिक्विड वाला पार्ट होता है, वो 55% होता है, जिसको आप नाम देते हैं प्लाज्मा। तो ये परमिएबिलिटी जब बढ़ती है तो ये प्लाज्मा काफी मात्रा में कैपिलरी से निकल करके और बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठा होने लगता है, जो अपने साथ बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देता है। क्या पैदा कर देता है कि इसका दुष्परिणाम ये होता है, ये फ्लूइड इतना ज्यादा मात्रा में पैदा होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। ये थोरेसिक कैविटी में ये जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर ये फ्लूइड एबनॉर्मल तरीके से कलेक्ट होने लगता है, और जिसको हम नाम देते हैं प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब प्लूरा के अंदर ये ब्लड का, ये फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना एबनॉर्मल तरीके से, इसको नाम देते हैं प्लूरल इफ्यूजन। आप कल्पना कर सकते हैं, लंग के बारे में बहुत कुछ आपको बताया जा चुका है, आप पढ़ चुके हैं कि अगर वहां पर ये एबनॉर्मल तरीके से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो, वो इकट्ठा होने लगे, तो आपके लंग में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति के लिए वो प्राणघातक स्थिति भी पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, ये जो एब्डोमिनल कैविटी जिसको आप उधर गुहा के नाम से जानते हैं, इसमें भी अत्यधिक ये एबनॉर्मल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। यानी उसके पेट में, उसके वो एब्डोमिनल कैविटी में, उधर गुहा में गलत तरीके से पानी भरना शुरू हो जाता है और उसका एब्डोमेन जो है डिस्टेंडेड होने लगता है, जिसको हम एक नाम देते हैं, एक शब्द का नाम देते हैं एसाइटिस। इसको क्या नाम देते हैं? एसाइटिस। एसाइटिस का मतलब होता है कि एब्डोमिनल कैविटी में एबनॉर्मल तरीके से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, एकत्रीकरण, यानी इसमें पानी खूब भर जाता है, उसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जाता है। और जब ये कंडीशन होगी तो एक व्यक्ति के जीवन में कितनी कठिनाइयां पैदा हो जाएगी, ये कहने की बात नहीं है। आप मेडिकल के लोग हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं। और क्या दिक्कत हो सकती है कि जब अधिक मात्रा में प्लाज्मा ब्लड से निकल करके बाहर आ जाता है, कैपिलरीज के बाहर आ जाता है, तो उस व्यक्ति के शाक में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस व्यक्ति के शाक में जाने के अवसर पैदा हो जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। और व्यक्ति शाक में जाता है तो उसके साथ एक और रिस्क फैक्टर तैयार हो जाता है कि हो न हो कहीं इसकी वजह से ये जो कैपिलरीज हैं या ब्लड वेसल्स हैं, इनकी दीवारों में कहीं न कहीं पंचर हो जाए, ये रप्चर हो जाए और ब्लीडिंग शुरू हो जाए। क्यों ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी? अगर वो ब्लीडिंग शुरू हो गई तो फिर वो ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं लेती है, और आप आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के बॉडी में किसी ब्लड वेसल से ब्लीडिंग शुरू हो जाए और रुकने का नाम न ले, तो फिर उस व्यक्ति की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जाएगी और उसके लिए वो जानलेवा हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? तो जैसा कि आपको ब्लड में बताया जा चुका है कि जब प्लाज्मा आता है तो प्लेटलेट्स भी उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। और आपने सुना होगा, इन विहद व्यवहार में आपने देखा भी होगा, क्योंकि डेंगू के पेशेंट इधर 2-4 साल में सबके इर्द गिर्द पैदा हुए हैं और लोगों ने एक ही चीज बताया कि उनका प्लेटलेट्स काफी डाउन हो गया है, लेस देन नॉर्मल हो गया है। तो ये जो प्लेटलेट्स का नॉर्मल से नीचे आना, उसका काउंट कम होना, उसकी संख्या का कम होना क्या दिक्कत पैदा कर सकता है? उसका दुष्परिणाम ये होता है कि यदि आपके बॉडी में कहीं भी कोई ब्लड वेसल में पंचर हो गया, रप्चर हो गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो प्लेटलेट्स इतनी मात्रा में नहीं होती है कि वहां पर थ्रम्बस को बना सके और क्लॉट बना सके और उस ब्लीडिंग को रोक दे और उस व्यक्ति की जान बच जाए। किसी भी व्यक्ति का यदि ये ब्लीडिंग रुके नहीं, लगातार ब्लीडिंग होती रहे, ब्लड निकलता रहेगा, तो उस व्यक्ति की जान को वो डेंजर जोन में ले जाएगा और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट न मिलने पर उस व्यक्ति की जान जा सकती है। तो ये होता है क्रिटिकल फेज। इसका ड्यूरेशन कितना दिन बताया गया? आप इसमें देखिए 1 से 2 दिन लिखा गया है। ये बहुत अल्प समय आपको लगता है, लेकिन ये 24 से 48 घंटे का जो पीरियड होता है, यह उस व्यक्ति के जीवन मरण का प्रश्न खड़ा कर देता है। अगर वो 24 से 48 घंटा जैसा कि इसका ड्यूरेशन है,
अगर इतना व्यक्ति झेल गया, उसकी जान बची है, तो फिर उसको हम आगे कोई खतरा नहीं होने देंगे और उसकी जान ट्रीटमेंट के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन ये चीज बहुत ही घातक स्थिति होती है डेंगू पेशेंट में, इसलिए इसको हम नाम देते हैं क्रिटिकल फेज। और क्या इसमें होता है कि ये जो रक्तस्राव होता है, जब प्लेटलेट्स की संख्या कम होगी तो आप लाख उपाय कर लीजिए, लेकिन जब तक प्रॉपर अमाउंट में प्लेटलेट्स बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर नहीं है तो आपके सारे प्रयास विफल होने लगते हैं। दवाएं भी आपकी और रिस्पांस नहीं दे पाती हैं जो प्लेटलेट्स नॉर्मल काउंट में होने पर पेशेंट को मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है डेंगू के केस में हेमोरेज का होना। ये हेमोरेज निश्चित रूप से माननीय व्यक्ति के लिए प्राणघातक अवसर बना देता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं क्रिटिकल फेज। यानी डेंगू फेज की, डेंगू फीवर की ये जो सेकेंड फेज है, ये तीनों फेज में सबसे घातक मानी जाती है और व्यक्ति के जान के लिए भी इसमें खतरा हो सकता है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिकवरी फेज। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। रिकवरी का मतलब आप जानते हैं, क्षतिपूर्ति करना। अगर कोई चीज है उसका डैमेज हो गया है तो उसको हम किसी न किसी तरह से उसकी आपूर्ति कर दें, तो इसी को नाम देते हैं टर्म रिकवरी। तो इसमें क्या होता है कि अगर व्यक्ति क्रिटिकल फेज से बाहर आ गया, यानी 24 से 48 घंटे अगर वो जिंदा रह गया, उसकी जान बच गई, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा, प्रॉपर मैनेजमेंट के द्वारा हम उसकी रिकवरी को, उसके डैमेज को काफी हद तक इसमें रिकवर करने में सफल हो जाते हैं। और हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, जो थेरेपी देते हैं, उसके लाभ भी काफी तेजी से दिखाई देने लगते हैं और धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है और वो जो है डेंजर जोन से बाहर आने लगता है। उसके जो लक्षणों की गंभीरता है उसमें भी हल्कापन आने लगता है और इन सुधारों के साथ ही एक चीज और समस्या हो जाती है लास्ट में कि उसके बॉडी पर तमाम रैशेस या चकत्ते दाने निकल जाते हैं, जिनके साथ वो काफी खुजली की समस्या से परेशान हो जाता है। बहरहाल ये सब प्राणघातक नहीं है, इनको दवा या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट दे करके इन दिक्कतों को दूर किया जा सकता है, उनकी रिकवरी की जा सकती है और पेशेंट की के स्वास्थ्य को वापस लाया जा सकता है। तो आपने देखा रिकवरी फेज, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। इसमें क्या होता है, यदि क्रिटिकल फेज का ये डेंजर जोन 24 से 48 घंटे का यदि पेशेंट अपनी जान बचाने में सफल है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। हम जो भी ट्रीटमेंट थेरेपी उसको देंगे, मैनेजमेंट देंगे, उसका जबरदस्त लाभ उसमें मिलेगा और उसके लक्षणों में काफी तेजी से सुधार होगा, परिवर्तन होगा, उनकी गंभीरता घटेगी। लेकिन इसमें और क्या होता है कि इसके लास्ट फेज में, लास्ट स्टेज में, अंत में इसके इस फेज के क्या होता है कि पेशेंट के बॉडी पर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ये लाल लाल रैशेस, चकत्ते निकलने लगते हैं और उन्हें काफी खुजली की समस्या होती है। तो ये सब कोई प्राणघातक लक्षण नहीं है, इनको आराम से ठीक किया जा सकता है, इनकी रिकवरी की जा सकती है। फिर आगे दे रहा है कि डेंगू के 3 रूप होते हैं। डेंगू में कई रूप बताए गए? 3 रूप। वो कौन कौन? तो पहला है क्लासिकल डेंगू फीवर, दूसरा है डेंगू हीमोरेजिक फीवर और तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो इसमें कितने रूप बताए गए? 3। पहला कौन? क्लासिकल डेंगू फीवर, दूसरा कौन? डेंगू हीमोरेजिक फीवर और नंबर 3 डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो ये इसके 3 रूप माने जाते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में एक जो पहला है क्लासिकल डेंगू फीवर, इसके बारे में थोड़ा आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे, डिस्कशन करना चाहेंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं कि इस टाइप के डेंगू में क्या होता है। तो रोगी में अचानक हाई फीवर की समस्या होती है, बुखार 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। इस केस में क्या होता है क्लासिकल डेंगू फीवर में कि एकाएक ऑन ऑफ सडन
आदमी ठीक है, सब कुछ अपना कर रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, सारा काम अपना कर रहा है, लेकिन उसको लगता है कि उसके बॉडी का टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ रहा है। अचानक उसमें फीवर की समस्या होती है और वो बहुत हाई ग्रेड होती है और वो इंक्रीज करते हुए 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी रेंज कर जाता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति में 1/105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसकी समस्याएं कितनी हो सकती हैं। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया है 2 से 7 दिन। ये जो क्लासिकल डेंगू फीवर होता है, ये उसके वायरस के इन्फेक्शन के बाद ये 2 से 7 दिन का ये टाइम लेता है, तब जाके अपीयर होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब तो आपको बता दिया गया है, हर डिजीज में बताया गया है, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, लेकिन जो नए लोग जुटेंगे उनको शायद पता हो ना हो, तो मैं एक बार पुनः बता देता हूँ ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी को इसका वायरस 1 तारीख को वाइट करता है, तो ऐसा नहीं कि वो अभी काट के गया और 2 घंटे के बाद उसकी बीमारी के लक्षण आने शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 2 दिन तक तो उसके बॉडी में कोई लक्षण नहीं आता है, वो टोटल एसिम्प्टोमेटिक होता है, अपने को हेल्दी मानता है, स्वस्थ मानता है, क्योंकि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखाई देता, कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। लेकिन कुछ लोगों में ये 7 दिन तक डिले कर सकता है, यानी अधिकतम 7 दिन बीतते बीतते ये सारे जो लक्षण आपको बताए गए ये सब उस व्यक्ति में दिखने लगते हैं। इसी को कहते हैं, जैसे मान लीजिए पहली को ये एडिस एजिप्टी का बाइट हुआ तो पहली को उसके अंदर कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6 दिन तक कुछ दिखाई नहीं दिया, 7वें दिन उसके लक्षण दिखाई दिए। तो ये जो बाइटिंग हुआ 1 तारीख को हुआ, लक्षण आए 7 तारीख को, तो ये बीच में जो 6 दिन का गैप आपको दिख रहा है, इसी गैप या पीरियड को हम नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब आइए इसमें लक्षण क्या मिलते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। तो इसमें बहुत सारे लक्षण मिलते हैं। पहला लक्षण बताया गया कि पेशियों एवं हड्डियों में असह्य दर्द, वो काफी माइल्डिया से ग्रसित होगा, यानी मस्कुलर पेन की समस्या उसको होगी और उसकी हड्डियों में असह्य दर्द होगा। इसीलिए इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि डेंगू फीवर को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, वो नाम होता है हड्डी तोड़ बुखार। इसमें लगता है कि हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, किसी हेवी चीज से हड्डियों को तोड़ा जा रहा है, तो जितना दर्द होना चाहिए उतना ही दर्द इसके फीवर की वजह से होता है। तो ये मस्कुलर पेन और बोनी पेन, हड्डियों में दर्द और पेशियों में असह्य दर्द होती है, व्यक्ति बिल्कुल छटपटाने लगता है। और क्या होता है, आंखों के पीछे भी दर्द की समस्या पैदा हो जाती है, यानी वो देखता है आंखों पर प्रेशर या वो डालता है तो आंखों के बैक साइड में उसको पेन की फीलिंग होती है। और क्या होता है, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या है, बार बार बताया गया, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का न लगना। तो ये लक्षण प्रमुखता से उसमें दिखते हैं। कौन कौन, हड्डियों में असह्य दर्द, मांसपेशियों में असह्य दर्द, आंखों के पीछे के भाग में दर्द और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम होना, न लगना, ये तमाम दिक्कतें होती हैं। और क्या होता है, मिचली की समस्या, जिसको आप इंग्लिश में नासिया बोलते हैं, हिंदी में मिचली बोलते हैं। और क्या होगा, फिर उल्टी की भी प्रॉब्लम होगी। ये जो 5वां लक्षण बताया गया वह है 50 से 70% रोगियों में चकत्ते का होना। ये 50 से 70% के रोगियों में ये चकत्ते दिखाई देने लगते हैं, अपीयर हो जाते हैं उसके बॉडी पर। ये चकत्ते प्रायः कब होते हैं, ये रिकवरी फेज के लास्ट चरण में ये चकत्ते दिखाई देते हैं। तब तक उसकी बहुत रिकवरी हो चुकी होती है, अब वो फेटल नहीं उसके लिए, और उसके लिए अब डेंगू फीवर प्राणघातक नहीं होता है। लेकिन ये दिक्कत होती है कि उसके बॉडी पर चकत्ते आ जाते हैं, रैशेस आ जाते हैं और उनमें काफ़ी खुजली की प्रॉब्लम होती है। और क्या हो सकता है, तो चेस्ट पेन, उसके चेस्ट में पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, यानी उसके उधर गुहा में भी पेन की कंप्लेंट मिलती है। तो ये जो क्लासिकल डेंगू फीवर है, इसमें आपको बताया गया कि अचानक होता है और इसकी सीवियरिटी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाती है।
इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी बताया गया 2 से 7 डेज। इसके फीचर्स में बताया गया हड्डियों में असह दर्द, पेशियों में असह दर्द, आंखों के पीछे दर्द का होना, भूख का न लगना, मिचली या नासियाटिक टेंडेंसी का डेवलप होना, वोमिटिंग होना, उल्टी होना, और 50 से 70% पेशियों रोगियों में ये रैशेस का या चकत्ते का अपीयरेंस होना, और चेस्ट पेन होना, और पेन एब्डामिनल की भी समस्या उसको होती है, यानी उसके पेट में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो ये रहा आज का क्रिटिकल फेज, रिकवरी फेज, और फिर इसके डेंगू के 3 रूप, क्लासिकल डेंगू फीवर, और दूसरा रहा डेंगू हेमोरेजिक फीवर, तीसरा डेंगू शॉक फीवर सिंड्रोम, जिसमें एक फीवर जो पहला पॉइंट है क्लासिकल डेंगू फीवर, इसकी चर्चा हमने आपके साथ कर लिया। बाकी अगर आप कंटिन्यूटी में मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से अगले वीडियो में मेरे आपको ये मिलेगा डेंगू हीमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये क्या होता है, यही कठिन स्टेज होती है डेंगू के केस में। तो इन पर हम अगले वीडियो में आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से इन डिटेल चर्चा करना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना।